नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। डिस्टर्ब एरिया एक्ट, ऐसा कानून जो एक धर्म के लोगों का पलायन रोकेगा। आज भजनलाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। बीते कुछ वर्षों में हिंदुओं के पलायन के मुद्दे ने लगातार तूल पकड़ी और इसीलिए परिस्थितियों को और मौके को भांपते हुए भजनलाल कैबिनेट ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार किसी भी क्षेत्र में असंतुलित जनसंख्या और डिस्टर्ब्ड डेमोग्राफी को ठीक करने के लिए उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है। मतलब साफ है कि अगर कोई समुदाय लैंड जिहाद या किसी समुदाय द्वारा लैंड जिहाद फैलाया जा रहा है या कोई समुदाय इसका पीड़ित है और उससे पीड़ित होकर वो पलायन कर रहा है, तो ये कानून उनकी सहायता करेगा। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत राज्य सरकार उस क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर रोक लगाने से लेकर कई अन्य पाबंदियां लगा सकती है और जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे 5 साल की सजा भी हो सकती है। सरकार की पहल गलत नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्रों में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बेहद संवेदनशील लगातार बनता जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर समय को लेकर हम जरूर पूछेंगे, समय को लेकर सवाल जरूर उठेगा कि बीजेपी सरकारों को इस तरह के कानूनों की याद तभी क्यों आती है जब चुनाव सर पर होते हैं। तो टारगेट सिर्फ चुनाव है या फिर वाकई सरकार धर्म विशेष के पलायन को लेकर चिंतित है? आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। ये कोई नई बात नहीं है कि जब चुनाव नजदीक हो तो तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, ये होती रही है। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर कई वर्षों से आप सुन रहे हैं, चाहे ओल्ड सिटी जयपुर की बात हो, कई न्यूज रिपोर्ट में आप देखते हैं कि जो पलायन का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है और एक प्रोपेगेंडा के तहत कई क्षेत्रों को खाली करा दिया गया एक धर्म विशेष से, और वो धर्म विशेष अपनी आवाज लगातार सोशल मीडिया पर भी उठाता है और गाहे बगाहे आते चलते भी बातें होती रहती है। तो ये कानून जो है वो कितना जरूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता से ये भी हम पूछेंगे कि आपको समय इस तरह के कानूनों के लिए तभी ज्यादा मुनासिब क्यों लगता है जब चुनाव नजदीक हो। तो सिर्फ चुनाव जीतना आपका एजेंडा है या फिर वाकई कुछ बेहतर आप करना चाहते हैं? हमारे साथ नमित जैन जुड़े हैं बीजेपी से, भरत मेघवाल जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, और हाजी आजिम खान साहब जुड़े हैं मुस्लिम स्कॉलर, जल्द जुड़ेंगे। सबसे पहला नमित जी आपसे ही मेरा सवाल है, आपने मेरा प्रश्न भी सुन लिया होगा सर, कि मैं खुलकर बोल सकती हूँ, आपकी पार्टी के नेता भले ही हिंदू शब्द खुलकर इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन मैं कर रही हूँ यहाँ पर कि हिंदुओं के पलायन का मुद्दा चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, कई क्षेत्रों में ये मुद्दा बीते कुछ वर्षों में आपके अपने नेताओं ने भी उठाया है और बाल मुकुंद आचार्य साहब जैसे तमाम लोग हैं जो इस तरह के मुद्दे पर खुलकर बोलते आए हैं। अब राजस्थान की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि किसी भी एरिया में जहां आपको ऐसा लगता है कि जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या है, वो कहीं इम्बैलेंस हो रही है, कोई एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में जा रही है और दूसरी जो कम्युनिटी है, दूसरा जो धर्म के लोग हैं, वो अपने क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, तो वहां सरकार हस्तक्षेप करेगी। अच्छी बात है, करना चाहिए, किसी भी एरिया में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मौका तभी क्यों जब पंचायत चुनाव हो? मतलब यहाँ भी तुष्टीकरण करने आ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। जी नंदिनी जी, देखिए ये जो आज विषय आया है, जो आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें जो बिल पास करने की बात कर रहे हैं, जो मीटिंग में हुआ है कि जो नो डिस्टर्ब एरिया है, ये राजस्थान की जो मांग थी, पिछले सालों की बात नहीं करेंगे हम, 10 साल 15 साल पहले की, ये पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी, तब ये मामले राजस्थान में सामने आए। राजस्थान ऐसा नहीं था पहले। ये पिछले 5 वर्षों में इतने ज़्यादा मामले हो गए कि लगातार ऐसा कोई शहर अछूता नहीं रहा। मैं आपको बात बता दूं, टोंक के मालपुरा की, मैं खुद वहाँ से आता हूँ और मैं इसका पीड़ित हूँ। मैं वहाँ, मेरा मकान है और हमारी जो पुरानी मालपुरा जो हम कहते हैं, पुरानी तहसील जो क्षेत्र था, वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लोग वहाँ जाकर पहले उन्होंने एक सस्ते दाम पर एक मकान खरीदा,
धीरे 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 फिर हमारी जो बच्चियां में लगने लगा कि असुरक्षित हो गई, किस तरह का माहौल बनाया गया, किस तरह से वो लोग वहां आकर जमने लगे, मजबूरन हमें सस्ते दामों पर बाकी मकानों को बेचकर जाने पर मजबूर हुए। हो रहा है सरकार नहीं अब ये जागी। इस तरह की खबरें परकोटे से भी आती है। मैंने उस विषय पर ऑलरेडी प्रकाश डाला, लेकिन मैं आपसे मौके की बात कर रही हूं कि मैं दाद देती हूं सर आप लोगों के रणनीतिकारों को और जो आपकी पार्टी के बुद्धिजीवी हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हर चुनाव में ले आते हैं जिससे आप एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करने लग जाते हैं। मतलब चुनाव में पूरा माहौल आप धर्म से जुड़कर पूरे चुनावों को एक तरीके से आप जो उसका मूलभूत जो बेस होता है चुनावों का उससे इतर हटाकर जो जब ये कार्य करते हैं बुरा तब लगता है। आप लाइए पलायन का मुद्दा आप खुल के उठाइए, कानून तभी ला रहे हैं जब चुनाव आ रहे हैं। इस पर सवाल खड़े कर रहे चुनाव पूरे 5 साल होते हैं नंदिनी जी, इस देश में पूरे 5 साल चुनाव होते हैं, राजस्थान लोकसभा में तो विधानसभा, 2 साल बाद राजस्थान में भी पंचायत लगातार चुनाव है। सरकार आई है, पहले जो आप मूलभूत सुविधाओं की बात करिए, हमने उस पर कार्य किया। भजन लाल जी की सरकार ने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा इन सब पर कार्य कर रही है और लगातार आज भी इन बिंदुओं को उठाया है। हम बसंत पंचमी जो आ रही है इसको लेकर हम कितनी बड़ी पीटीएम मीटिंग कर रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग कर रहे हैं, सारे विषय रखे। आपने एक विषय पर चर्चा रखी है, इस विषय की बात करते हैं। ये विषय इतना बड़ा हो चुका था, लगातार कर रहे थे कोशिश कि कानून व्यवस्था से इसका हल निकल जाए, लेकिन नहीं। जो गुजरात में हुआ, ये मॉडल पहले गुजरात में भी लागू है। किस तरह से लगातार इन लोगों को लगता है, मैं आप जो धर्म विशेष की बात कर रहे थे, आपने बोला हिंदू मुसलमान, मैं भी वही बात बोलता हूं कि इनको क्यों लगता है कि हिंदू बस्ती में जाकर हम ऐसा करें, क्या ऐसा वहां हलवा रखा हुआ है, हम नहीं होने देंगे ऐसा। भजन लाल जी की सरकार कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देगी। ठीक है सर, मैं तो चुनाव के मैं तो मुद्दों की बात कर रही हूँ कि विकास के मुद्दों पर, सड़कों के मुद्दों पर, सफाई के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, और उन मुद्दों पर नहीं होगा तो ये सर विषय भटकाने वाली बात सब यही मुद्दे होंगे। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इस मुद्दे को हमेशा दबा दिया गया। फिर कांग्रेस की सरकार कभी भी अपराधियों के सर वही है ना कि चुनाव के टाइम पर उठता है तो फिर नियत पर सवाल खड़ा होता है कि क्या नियत शब्द इस्तेमाल कर रही हूं मैं, लेकिन एजेंडा क्या है? सिर्फ एक धर्म पक्ष को खुश करना है या फिर चलिए अभी आगे डिबेट चलेगी। ठीक है, मैं भरत जी का रुख कर लेती हूँ। सर एक सेकंड सर, मैं भी दोबारा आऊंगी। मैं भरत जी की टर्न है, मैं खुद एक तरीके से डीरेल हो गई हूँ कि मैं एक ही प्रवक्ता से लगातार बात कर रही हूँ, माफ कीजिएगा उसके लिए। भरत जी देखिए, मैं खुलकर बोल रही हूं कि बीते कई वर्षों में और बीते 5 सालों में गहलोत सरकार में आप भी जानते हैं परकोटे से लेकर अन्य कई शहरों में, जयपुर में परकोटे से लेकर अन्य कई शहरों में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर भी दिखता है। आप खुद परकोटे से आते हैं, आप खुद देखते होंगे। अब सरकार ये जो कानून लेकर आ रही है, ये कानून लाना जरूरी है कि नहीं? आप सबसे पहले ये बताइए, ये कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए नंदिनी जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या आप अपने स्टूडियो में धर्म विशेष को देखकर नौकरी देते हैं या उसकी क्वालिटी देखकर देते हैं? क्वालिटी देखकर देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई आदमी किसी एरिया में जाकर रहना चाह रहा है और वो आदमी सही है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वहां सामुदायिक विशेष या धर्म विशेष की बात कहां से आती है। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि हम वहां जो भी है डिस्टर्ब एरिया नोटिफाई करेंगे। अगर आपने किसी जगह को डिस्टर्ब एरिया नोटिफाई कर दिया, इसका जीता जागता तो यही सवाल हो गया कि यानी सरकार वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम रही है। अगर कहीं दंगा होता है तो वहां धारा 144 लगाई जाती है, जो भी दंगे करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, कानूनी तरीके से लिया जाता है। आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें आपने ये कह दिया कि अगर आपने अपने मकान को बेचना है तो आपको एडीएम से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एडीएम को अगर लगेगा कि ये मकान बेचने लायक है या किराएदार रखने लायक है, तभी आपको परमिशन देगा। और उसके अपोजिट अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के साथ अन्याय होगा? किसी भी धर्म के साथ। मैं कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा। पहली बात तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तक उस बिल का प्रारूप नहीं आया कि ये दंगाग्रस्त क्षेत्र है। आप क्या नंबर ऑफ दंगे के हिसाब से करेंगे या आप किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या के आधार पर करेंगे? आपका क्राइटेरिया होगा क्या? लेट्स बी प्रैक्टिकल भरत जी, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये बात सच है कि नहीं? जो चोमू में हुआ या फिर जो कई बहुसंख्यक धर्म विशेष के लोग जहां होते हैं और कई जगह पर अल्पसंख्यक होते हैं, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हो वहां पर अगर डोमिनेटिंग हिंदू है वो मुसलमानों को परेशान करे तो वो भी गलत, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हो हिंदुओं को तंग करे वो भी गलत। हम न्यूट्रल बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कम्युनिटी या कोई धर्म विशेष के लोग लगातार ये बात उठा रहे हो बीते कई वर्षों से कि साहब ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हम वहां रह नहीं पाते
और हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की परेशानी होती है कि इस एरिया में हम रहेंगे तो फ्यूचर में पता नहीं। अब वो जो असुरक्षा का भाव उनके मन में आता है, उस भाव को दूर करने के लिए सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी, आप तो बताइए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी ये निभानी चाहिए ना कि एक शांति व्यवस्था कायम करे। सरकार वहां पर जो भी लोग होते हैं, जो समाज सेवी होती है, जो धर्म गुरु होते हैं, उनको बैठाकर व्यवस्थाएं करे। अगर इस तरह के कोई आपत्तिजनक लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसपे कानूनी कार्रवाई करे। ये सारी चीजें संविधान के अंदर दिया हुआ है ना। लेकिन आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं इस तरह के एक्ट को लाकर। फिर आप ये कहते हैं कि इस एक्ट का कोई टाइम बाउंड पीरियड नहीं होगा, सरकार को लगेगा कि ये 1 साल रखना है या 2 साल रखना है या 3 साल रखना है। सरकार खुद इस पर अभी तक तो फाइनल नहीं हो पाई है कि टीनेंट एक्ट और ये जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। हिंदुओं किस का तरीके पलायन से होना सही है सर? अपने पलायन अपने किसी कई का वर्षों भी के होना सही मकानों को नहीं है। छोड़कर, पलायन किसी पिता का भी और होना, दादा के मकानों को देखिए, छोड़कर पलायन मजबूरी किसी में का जा भी रहे हैं, होना वो सही ठीक है नहीं है। सर? सिर्फ हिंदू की बात नहीं औने करूंगा पौने मैं, दामों पर। पलायन किसी का भी होना सही नहीं है। तो उसको पलायन कैसे तो रोके होने फिर? पौने, बिल्कुल सरकार जिम्मेदारी निभाए। सरकार उस एरिया को देखे, उस एरिया के अंदर जो भी चीजें समस्याएं आ रही उन समस्याओं का समाधान करे। आप नोटिफाई, जब आप ये डिस्टर्ब एरिया नोटिफाई करने के लिए कोई क्राइटेरिया निश्चित कर सकते हैं तो उस डिस्टर्ब एरिया को दूर करने ठीक के है। पैरामीटर लाइए ना। ठीक है, आप हेमंत जिस जी, एक्ट को लेकर आ रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं कि मतलब सीधा सीधा कानून हमें बहुत सारे राइट्स देता है जिससे हम दंगे को रोक सकते हैं। हमारे कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन जानबूझकर इस तरह का एक्ट लाया जा रहा है जो अपने आप में सुनने में भी डिस्टर्ब लग रहा है। आपको क्या ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट डिस्टर्ब साउंड कर रहा है, या फिर आपको लगता है नहीं ये समय की देखिए मांग है? नंदिनी जी, मैं इस धर्म को बिल्कुल भी, इस एक्ट को मैं कोई धर्म के एंगल से नहीं देखता। ठीक है। ये एक्ट अभी, इसका जो राजस्थान का जो एक्ट का प्रारूप है वो तो अभी डिटेलिंग उसके सामने नहीं आई है, लेकिन जो गुजरात का एक्ट 1991 में बना, वहां पर 1980 और 1990 के दशकों में अहमदाबाद में, बड़ौदा में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद गुजरात सरकार को यह आवश्यकता आन पड़ी कि वहां पर इस तरह का एक्ट बनाया जाए। और एक्ट का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई अपराधी व्यक्ति वहां पर किसी तरह का दंगा न कर पाए। कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, अपनी प्रॉपर्टी को डर की वजह से, भय की वजह से, दबाव की वजह से उसका बेचान न कर पाए। और हिंदू मुस्लिम जो मिश्रण है वो बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, डेमोग्राफी रहे, बिल्कुल बनी रहे। लेकिन इसमें धर्म का एंगल कहां से आ गया? अरे अगर कोई भी अपराधी है, कोई सांप्रदायिक दंगा फैला रहा है, या वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मुझे आप बता दीजिए कि आप इस देश में क्या किसी मुस्लिम के साथ क्या उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भेदभाव होता है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में उसके साथ भेदभाव होता है क्या? उज्ज्वला योजना में उसके साथ भेदभाव होता है क्या? किसी भी सरकारी योजना का आप उठा के देख लीजिए, उसमें कोई भेदभाव होता है क्या? देखिए, अब तक तो ये सब सुनने में नहीं आता था ना। जब हिंदुओं का पलायन ये इतना बढ़ गया मुद्दा, उसके बाद पलायन को लेकर ये इतना बड़ा कानून आ गया। अब उससे पहले कहीं पर 90% क्षेत्रों में अगर जहां पर हिंदुओं की मेजॉरिटी है और वहां पर मुस्लिम फैमिलीज कम संख्या में है, वहां के लिए तो कभी ऐसा सुना नहीं। मैं न्यूट्रल बात कर रही हूं सर, लेकिन अब हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बड़ा लगातार हुआ, और ये हम भी देख रहे हैं लगातार ऐसे कई एरियाज है जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू थे जो पलायन करके चले गए। वो खुलकर बोलते हैं कि हम नहीं रह पा रहे हैं उस क्षेत्र में, इस तरह के माहौल में, इसीलिए ये एक्ट लाया जा रहा है। तो वो साफ दिख रहा है। सरकार कोई भी एक्ट ऐसे ही नहीं बनाती, जब उसकी जरूरत आन पड़ गई। अब जब चूंकि इस तरह के दंगे सिविल पुलिस से नहीं रोक पाते, तब वहां पर ये एक्ट की जरूरत आन पड़ी है। यहाँ पर अर्धसैनिक बल लाए जा सकते हैं, सेना को भी लाया जा सकता है, उनके द्वारा बिना वारंट के उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है अपराधियों से। तो ये तमाम ताकतें उनको प्राप्त होंगी। मतलब कुल मिला, ठीक है, मैं समझ गई, कुल मिलाकर सभी धर्म एक साथ मिलकर रहें, सौहार्दपूर्ण माहौल में रहें, और किसी भी क्षेत्र पर किसी एक धर्म विशेष का पावर ना हो। मतलब दोनों, तीनों, चारों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक क्षेत्र में रहें ताकि डेमोग्राफी न्यूट्रल रहे। ये सरकार का टारगेट है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़िम खान साहब, आपको सरकार का क्या एजेंडा लग रहा है सर? इस डिस्टर्ब एरिया एक्ट के माध्यम से आपको सरकार की क्या मंशा लग रही है? किस तरीके से देखते हैं आप इस एक्ट को? हाँ नंदिनी जी, देखिए आपने जो शुरुआती बात कही कि चुनावी एंगल, देखिए यहाँ अप्रैल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उसी चुनाव को देखते हुए ये एक समीकरण पेश करा जा रहा है। और ये तो बहुत आसान कर दिया गया कि कहीं पे भी अगर कुछ संगठन जाएंगे वहां पे, हिंदू संगठन कह देंगे मुस्लिम क्षेत्र को देखकर कि भाई यहाँ तो बड़ा यहाँ पर सेंसिटिव मामला, तो उसको बहुत जल्दी से उसको चिन्हित करने के लिए बहुत आसान काम कर दिया। यानी कि अब मुसलमानों का पलायन किस तरीके से कराया जाएगा, ये एक सोचे समझे एक पॉलिसी है जो सबके सामने आ रही है।
और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या वजह रही है कि यहाँ पर इस तरीके का एक्ट लाने की जरूरत पड़े। देखिए, हम तो अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करते हैं, अपने दिल पर रखते हैं, अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। लेकिन अभी एक पैनलिस्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए पीएम आवास योजना भी मिलती है, यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का लाभ इन्होंने बता दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ नंदिनी जी, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो भी योजनाएं होती है वहां उस राज्य को देने की। और देखिए राज्य सरकार को नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए वो योजनाओं का लाभ हर अपने राज्य की जनता को देना चाहिए, लेकिन बिना भेदभाव के। अगर यहाँ पर भेदभाव करा जाता तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने का ऑप्शन है। लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरीके का एक एक्ट लेकर आया जा रहा है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी संगठन वहां जाकर कंप्लेंट कर दे कि जी यहाँ तो मुसलमानों के एरिया में बड़ी परेशानी हो रही है, तो फिर उस पे ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि फिर आगे बड़ा एक प्रावधान आएगा कि डीएम के पास जाओ। बहुत सारी ऐसी लेकिन सामाजिक सौहार्द, सर नाजिम खान साहब, सामाजिक सौहार्द एक बहुत बड़ा विषय है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि एक एरिया में सिर्फ 90% हिंदू रहे और मुसलमानों को का पलायन करा दिया जाए। 50-50%, 20-20% सभी धर्मों के लोग, सभी आबादी के सभी अलग अलग ग्रुप्स के लोग एक साथ मिलकर रहे, सामाजिक सौहार्द मेंटेन रहे, वहां पर दंगे की स्थिति ना रहे। अगर ये मेंटेन करने की कोशिश हो तो इसमें बुरा क्या है? हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल, अगर सारी चीज अच्छी चल रही है, मेंटेन हो रही है, तो मुझे लगता है कि फिर इस कानून की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मुल्क तो गंगा जमनी तहजीब वाला, और देखिए मुस्लिम समाज हमेशा हिंदू भाइयों के साथ रहना चाहता, लेकिन हिंदू समाज क्यों मुसलमानों से अलग भागते, ये भी सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं मेजोरिटी में है तो वहां हिंदू समाज अपने ना मकान को बेचता तो उसका मकान कोई दूसरा नहीं ले पाता, तो फिर वो मुस्लिम समाज या अन्य किसी को दे देता। फिर वहां पे धीरे धीरे एक प्लानिंग के तौर पे वहां कह देते हैं कि यहाँ पलायन हो गया। इस पे तो बहुत फिक्र करने वाली बात है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं नमित जी का रुख करती हूँ। सर क्या किस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए नंदिनी जी, ये एक्ट आम मुसलमान के लिए है ही नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूँ जो मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को खराब करते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। और जहां तक इसको इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है, भाई ऐसे हर मुद्दे को आप इलेक्शन से नहीं जोड़ सकते। और क्या जनता समझती नहीं है? अरे भाई इलेक्शन में जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो होंगे, इस मुद्दे को इलेक्शन से जोड़कर तो साफ क्यों नहीं देखा जाएगा हेमंत जी? इलेक्शन नजदीक होते तभी ये बातें क्यों होती हैं? ये वो डिस्टर्बिंग है सर। इस देश में 6 महीने पहले तो सुनाई नहीं दिया। हमेशा इलेक्शन होते रहेंगे। इलेक्शन, अरे सर राजस्थान की बात कर रही हूँ मैं तो, राजस्थान में मौका भी इलेक्शन का है, इसीलिए सुनाई दे रहे हैं ये मुद्दे। नमित जी, बहरहाल अभी नाजिम खान साहब ने जो अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, उस पर आप क्या कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है? मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं आप लोग, ये उनकी चिंता है। जब वो कह रहे हैं मुसलमान तो हिंदू भाइयों के साथ रहना चाहता है, लेकिन आप अब मुसलमानों का पलायन कराएंगे। जी नंदिनी जी, देखिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। आप मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है, ये व्यवस्था आज की नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, हमारे जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पुरातन काल से पिछले कई सालों से वहाँ व्यवस्थाएं बनी हुई है कि ये किसका मोहल्ला है। मैं रहता हूँ जैन मोहल्ले में, कोई ब्राह्मणों का मोहल्ला है, कोई कुमारों का मोहल्ला है, मुस्लिमों का। ये प्रथा आज नहीं है, पहले से चली आ रही है। क्योंकि हर एक समुदाय अपने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ एक कुनबा बना हुआ होता था। बल्कि आज भी ढाणियां है कि बेरवा समाज की ढाणी है, जाट समाज की ढाणी है, ये गांव में होता है। और पहले यही व्यवस्था थी। इससे इनको क्या आपत्ति है? और मुझे एक भी उदाहरण बता दीजिए किसी भी मुसलमान। वो ये कह रहे हैं कि हम जब मिलकर रह रहे हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, वहां पर कोई भी हिंदू संगठन कल को जाकर बोलेगा कि ये तो इन्होंने यहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, और आप लोग वहां पर उस एरिया में सरकार जो है कानून ऐसे पाबंदी लगा देगी कि प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं हो पाएगी, कोई बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। तो ये वो कह रहे हैं कि क्या ये फिर मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं होगा? मेरे जो मित्र है हेमंत जी ने कहा, किसी भी अच्छे व्यक्ति को इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। जो बुरा व्यक्ति है, जो अपराधी है, जो घरों पर पत्थर रखता है, जो घरों पर बोतलें इकट्ठी करके रखता है, जैसे चौमो में हुआ, ये हम राजस्थान में नहीं होने देंगे। भजन लाल जी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, कोई भी बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो हुआ वो नहीं होने देंगे, इसीलिए ये कानून लाया गया है। ये कानून 1 घंटे की कैबिनेट की मीटिंग में नहीं लाए, इस पर पूरे 1 से 1.5 साल हमने सर्वे किया है। जनता से जाना है, वहां के लोगों से जाना है, वहां के हिंदू लोगों से जाना है, उनकी पीड़ाएं सुनिए, उनकी तकलीफ सुनिए, उनके दर्द को देखा है नंदिनी जी, तब ये कानून लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कानून नहीं लाने वाली। ठीक है भरत जी, आपने यहाँ पर नाजिम खान साहब को भी सुना होगा, उनकी चिंता है कि ये हमें टारगेट, हमारे समुदाय को टारगेट करने के लिए हो रहा है।
गुजरात में इससे पहले लागू हुआ, लेकिन गुजरात का मुसलमान सौहार्दपूर्ण तरीके से आज भी रह रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इस कानून के होंगे तो ऐसा तो गुजरात में होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर राजस्थान के लिए क्यों ऐसे अजम्पशंस किए जा रहे हैं कि आगे इस कानून का मिसयूज़ किया जाएगा? गुजरात में तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं। देखिए, एक लहमन भाषा में, मतलब एक आम नागरिक की भाषा में अगर नंदिनी जी मैं बात करूं तो पहला सवाल तो यही है, क्या आप मिश्रा कॉलोनी में रहती हैं, या गोयल साहब आप गोयल कॉलोनी में रहते हैं, या मैं मेघवाल हूं तो मेघवाल कॉलोनी में रहता हूं। इस जयपुर के अंदर, इस देश के अंदर सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। सरकार को डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर जो ये आई है, तो पहले तो ये मंशा साफ करे, क्या इसकी मंशा सौहार्द बनाने की है? अगर सौहार्द बनाने की है तो आप जो कानून है, कानून के तहत जो अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं है। चाहे बुलडोजर चलाइए, चाहे उनकी संपत्तियों को कुर्क करिए, जो करना है करिए। आपने कहा कि आप संपत्ति को नहीं बेचने देंगे, तो भैया जो वहां पर दंगे फसाद करा और अपनी संपत्ति को बेचकर जाना चाहता है, चाहे वो किसी भी कारण से रहा हो, सपोज करिए किसी को अगर कोई फाइनेंशियल नीड हो गई तो अपनी संपत्ति नहीं बेच सकता। बार बार मुस्लिम शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या इस देश के अंदर सभी धर्म जाति लोगों को रहने का अधिकार नहीं है? उन्होंने नहीं किया, ये हम कर रहे हैं, ये मैं कर रही हूं, ये मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं क्लियर बोल सकती हूं। बार बार जिस तरीके से, हमें तो वोट पॉलिटिक्स करनी नहीं है, तो हम तो क्लियर बोलते हैं, हम बचते नहीं हैं। आज इस देश के अंदर जाति विशेष के अंदर जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाई हिंसा बढ़ाई जा रही है, मैं ये कह रहा हूं इसका पर्पस क्या था डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लाने का? इसकी मंशा क्या है सरकार की? अगर सौहार्द लाना है तो क्या राजस्थान की भाषा में मैं आपको बताऊं, क्या एक राजस्थान, क्या राजस्थान में सभी जगह शांति व्यवस्था कायम नहीं होनी चाहिए? भरत जी, जो मुझे दिख रहा है बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब ये बीजेपी वाले क्लियरली बोले ना बोले, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है, और बहुत बड़ा मुद्दा बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। हिंदुओं का पलायन पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, लेकिन ये झूठ नहीं है। कई एरिया में बहुत सारे हिंदू परिवारों को परेशान होकर जाना पड़ रहा है, उनको रोकने के लिए क्या करें? ये सरकार की नाकामी है। अगर आप परेशान है किसी व्यक्ति से या किसी समुदाय विशेष से या किसी भी अपराधी से आप परेशान, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए पुलिस है, पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा। आप ये उसका बचाव कौन करते हैं? उसका बचाव कौन करते हैं? कैसे करेगा बचाव? ये 40 से ज्यादा दंगे पिछली गहलोत सरकार में हुए राजस्थान में, क्यों हुए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं आपके प्रश्न का जवाब ही ले लेती हूं। नंदिनी जी, मैं आपको ये कह दूंगा कि नंदिनी जी आप अपना मकान नहीं बेच सकते, या भरत मेघवाल आपका मकान नहीं खरीद सकता, तो इससे बचाव हो जाएगा। सर, कल को अगर 25 साल बाद वहां पर 20 साल बाद 10 साल बाद दंगा हो जाए, तो उससे बेटर है कि सिचुएशन पहले कंट्रोल में हो जाए। तो आप बताइए ना, मैं तो उन्होंने जो मुझे जो एंगल समझ में आया, मैंने आपसे वो प्रश्न किया कि अगर सरकार किसी चीज को बचाने के लिए कुछ कर रही है, दे सकती है कि दंगा नहीं होगा कहीं पे किसी भी चीज का? क्या दंगे हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच में होते हैं? क्या दंगे आपसी रंजिशों में नहीं होते? जो गोली कांड होते हैं, कानून व्यवस्था की नाकामियों को गोली चलाई है, अभी ब्रह्मपुरी में गोली चलाई है। अरे भाई, क्या वो हिंदू मुस्लिम के जो ब्रह्मपुरी में गोली चली है? ठीक है, एक सेकंड नमित जी, कानूनी नाकामियों को एक सेकंड नमित जी, कानूनी तौर पर वो साफ कह रहे हैं कि आपके कानून में दम है, आप अपने कानून के दम का इस्तेमाल करके जो पीड़ित हैं उनको बचाने का प्रयास कर सकते थे, या उनको बचाया जा सकता था। लेकिन ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाकर आप बहुत सारे लोगों का जो अधिकार है उसे वंचित रखेंगे, उन लोगों के साथ अन्याय करेंगे। तो कानून का सहारा ना लेकर एक ऐसा एक्ट लाना, उस पर वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा कानून ऑलरेडी बहुत सॉलिड है। हमने देखा पिछले 5 साल में किस तरह से पुलिस वालों पे पत्थर बोतलें फेंकी गई, किस तरह से इन्होंने कानून की रक्षा करी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून इसलिए लेकर आई है ताकि राजस्थान में अमन चैन शांति, जिसकी हम सब बात कर रहे हैं। भरत जी बिल्कुल सुनिए, आप आरोप लगाने से सुनिए ना, जवाब हम दे रहे ना। स्थायी 2 साल में कौन सा दंगा हुआ? गहलोत सरकार में 40 दंगे हुए थे, आपको पता है? करौली दंगा, जोधपुर दंगा, हनुमानगढ़ दंगा, उदयपुर दंगा, कौन से दंगे हुए भाई? आपके राज में 40 बड़े दंगे राजस्थान को दिए हैं, 40 दंगे दिए आपने राजस्थान को। राजस्थान को हाथ में जोड़ने का काम गहलोत सरकार ने किया था। अंदर देखा नहीं क्या धरना प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से पुलिस वालों को मारा है? नंदिनी जी ये कह रहे पुलिस वाले सुरक्षित है। आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुस्लिम समाज से सुरक्षा एक एक करके सर, भरत जी उनका टर्न है, एक सेकंड नमित जी एक एक करके भरत जी, मैं वही उसी प्रश्न पर आ रही हूँ।
भरत मेघवाल जी सीधे तौर पर एक प्रश्न कर रहे हैं कि इस कानून से आप कैसे किसी एरिया में उसे दंगे से बचा लेंगे या कैसे उस एरिया को बचाएंगे, ये आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल जवाब दे दीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ। मैं रहता हूँ मालपुरा जी, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ जी, वहां पर पिछले 20 सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। जो विशेष जो जिसकी बात आप कर रहे थे, जिसकी हेमंत जी बात कर रहे थे, अपराधी प्रवृत्ति के 2-3 लोग आए, उन्होंने महंगे दाम पर या डबल रेट में किसी गरीब हिंदू परिवार से मकान खरीद लिया। खरीद के फिर जिस तरह की वहां हरकतें हुई, जिस तो तरह उनका नाम बोलने से डरते जी क्यों बिल्कुल हैं? नाम वो कोर्ट वो में किस मान्य तरह बिल्कुल वो मैं कौन लोग समुदाय हैं के वो लिए लोग? बोल रहा हूँ ना, ये आप हुआ है। तो आप समुदाय नंदिनी क्यों जी, बोल दीजिए, 2 मुसलमान लोग मैं जो आपको परेशान कर रहे हैं बोल दो दीजिए। नाम नहीं है ना, फिर वो पूरा समुदाय आया। 2 थे जब तक ठीक था, फिर 2 के 4 हुए, 4 के 40 हुए, और आज वहां से 18 बीघा जमीन जो 12 गांव ब्राह्मणों की थी पूरी वीरान हो गई है और सबको बाहर निकलना पड़ा है। तो वहां पर पुलिस क्यों नहीं सिक्योर कर पाई, ब्राह्मणों को सुरक्षित फील करा पाई? ब्राह्मणों का पलायन क्यों हुआ? 2002 का दंगा इसीलिए हुआ था। पुलिस क्यों नहीं उन्हें सेव कर पाई, सुरक्षित कर पाई? नंदिनी जी, प्रयास किया था जब भाजपा की सरकार थी तब, लेकिन पिछली गहलोत सरकार में वहां पत्थरबाजी हुई। हमारे लोग, मैं आपको गुजर मोहल्ले की बता रहा हूं, तारीख सहित बता रहा हूं, 2023 की बात है ये। हमारे वहां गुजर मोहल्ला है, वहां से 5 से 6 मुस्लिम लड़के बाइक से निकलते हैं, गालियां निकालते हुए हमारी बहनों पर। ऐसे एग्जांपल्स देने बैठेंगे तो बाकियों को सर टर्न नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को समझ गई। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक समझती है, हेमंत भाई कांग्रेस पार्टी दुकान बंद हो रही है। विशेष को देश से बाहर निकाल दीजिए, फिर आप ये काम कर लीजिए। देखिए, आप देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, देश से बाहर निकाल दीजिए। सोच में हंसी आ रही ये है। देखिए मेरे मुस्लिम भाइयों, आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इस देश का अटूट हिस्सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर। क्या सोचती है? कोई किसी को इस देश हमारा देश इस तरीके का है ही नहीं सर। भरत जी क्या बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, सबको सुरक्षित लेकर चलती है। हेमंत जी, मुस्लिम भाइयों, हेमंत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है। ठीक है सर, एक सेकंड अब जवाब ले लेते हैं। हेमंत जी, ये बस यही जो पॉलिटिक्स होती है, यही जो डिस्कशन होता है, आज डिस्कशन होना चाहिए था जब पंचायत और निकाय चुनाव आए कि साहब क्षेत्रों में सफाइयां नहीं हो रही हैं, साहब जनप्रतिनिधि नहीं है, नदारद हैं क्योंकि हैं ही नहीं, सबके कार्यकाल खत्म हो गए हैं। बहुत सारे मूलभूत विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस विषय पर भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी फिर मौके की बात कर रही हूँ, मैं समय की बात कर रही हूँ कि इस मुद्दे में जो दूसरे मुद्दे हैं वो दबेंगे तो नहीं हेमंत जी? मुझे नहीं लगता दबेंगे, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हमेशा स्थानीय चुनावों में मुखर रहते हैं, और उस समय ये कोई मुद्दा बन के सामने आएगा या इस मुद्दे से बीजेपी कोई फायदा ले जाएगी, मैं उस तरह से नहीं देख रहा। क्योंकि अभी भरत जी कह रहे थे कि भाई अगर दंगे होते हैं तो सरकार की नाकामी है। मैं कहता हूं किसी भी सरकार में अगर दंगे होते हैं उस सरकार की नाकामी है, लेकिन अब चूंकि पुलिस की प्रामाणिकता साबित नहीं होती है, चाहे वो किसी सरकार की पुलिस हो, पुलिस किसी एक सरकार की नहीं है, पुलिस प्रशासन की प्रामाणिकता नाकामी काम हमेशा साबित होती है। ठीक है सर, मैं फाइनल सर समय, नाजिम खान साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर, अब अपनी बात रख सकते हैं और इसके बाद सर समय सीमा समाप्त होगी। बोलिए नाजिम जी। हाँ नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अभी मैं आमेर के किले पे था तो शीश महल के जो विधायक थे तो बाल आचार्य जी, हम उन लोगों के साथ थे, संवाद हुआ था। आपको पता है कि जब भी अगर कोई भी फेस्टिवल आता है तो वो आईडी चेक करते हैं, आप मुस्लिम एरिया में जाते हैं, उनकी दुकानें बंद करवाते हैं और कहते हैं कि भैया हिंदू फेस्टिवल पे आप है ना कोई भी आप दुकान नहीं खोल सकते, मीट की और उसके इस तरीके के हमने संवाद किया था उनसे। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है जी, अगर हिंदू फेस्टिवल है, अगर आपको लगता है कि कोई मुस्लिम मीट की दुकान कर रहा तो उसके इतने दिन फेस्टिवल में उसकी दुकान जो बंद होगी, उसके घर का राशन पानी का खर्चा आप लोग उठा लीजिए। सरकार कोई ऐसी स्कीम बना दे ताकि वो जो व्यापारी है जो उससे अपना काम से अपने बच्चे पाल रहा है, उसका घर का खर्चा चले, चाहे वो किसी भी समुदाय मतलब आप कह रहे हैं तो ये मनमानी आप लोगों को परेशान कर रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो मनमाना ढंग है, कई नेताओं का भी, बाल मुकुंद आचार्य जी का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो तो आज का मुद्दा है नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मनमानियां नहीं होनी चाहिए, आप अपनी बात ये कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, ठीक है देखिए हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाई है, तो हमें आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने नाजिम खान साहब, लेकिन सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए। अब ये देखना होगा कि सियासत किस तरह छिड़ती है, ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट कितना महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले समय में, या फिर इसे लेकर
क्या पॉलिटिकल एंगल आगे बनेगा, कांग्रेस का रिएक्शन आगे, जो बड़े तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं, गहलोत साहब, डोटासरा जी, इनके रिएक्शन भी आने अभी बाकी हैं। तो जब इनके रिएक्शन आएंगे तो सियासत भी जोरों से होगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।